सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्टार्ट करने से पहले ये बता देती हूँ कि स्टूडेंट की डिमांड थी कि मैम आप ठीक है इंग्लिश बता रही हैं बट मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। तो फैक्चुअल चीजें तो पता चल रही है कि हाँ ये आएगा बट कंसेप्चुअल चीजें क्लियर नहीं हो पा रही। तो ठीक है, टुडे आई विल कीप द फाइनल रिविजन ऑफ 15 to 20 मिनट्स ऑफ लेक्चर। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा पेशेंस बना के रखें। तो हम लोग ये फिजिकल ज्योग्राफी को आज कंप्लीट करेंगे। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं कि इस रिवीजन में हमें क्या क्या करना है। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस सेशन में हम फिजिकल ज्योग्राफी को, इट मीन्स भौतिक भूगोल को, सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आसान भाषा में रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम समय में और कम से कम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं, फैक्ट्स को भी क्लियर कर सकूं और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स को भी कवर अप कर सकूं। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं पृथ्वी, फिजिकल ज्योग्राफी, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसमें क्या होती है। पृथ्वी मुख्य रूप से 3 परतों से मिलकर बनी है, जैसे पहला क्रस्ट, मैंटल और कोर। ठीक है, तो क्रस्ट सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत है जिस पर हम रहते हैं। ठीक है, इसके नीचे मेंटल होता है, लगभग 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन दैट यही कन्वेक्शनल करंट भी बनाती है, यही कन्वेक्शनल करंट को पैदा करती है जो प्लेटों को चलने का काम करती है। तो मेंटल का एस्थेनोस्फेयर भाग प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे अंदर कोर, जो सबसे अंदर कोर है, इसका क्या काम है, जो मुख्य रूप से निकल और आयरन का बना होता है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं निकल और आयरन का बना हुआ है। तो आउटर कोर जिसे हम द्रव कहते हैं उसकी अवस्था में होता है, जबकि इनर कोर ठोस अवस्था में होता है। और याद रखने के लिए सबसे बेटर रहेगा कि भूकंप जहां से भी शुरू होता है, वेयर एवर भूकंप स्टार्ट, वहीं पे उसे फोकस कहते हैं। और ठीक ऊपर वाले बिंदु को हम क्या कहेंगे, एपिसेंटर, एपिसेंटर कहा जाता है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन दैट इज सिस्मिक वेव्स। अब सिस्मिक वेव्स को हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। यह सिस्मिक वेव्स यह है जो भूकंपीय तरंगों का क्या करती है। सिस्मिक वेव से क्या होता है, भूकंपीय तरंग की ऊर्जा पैदा होती है, ऊर्जा निकलती है, जिसे हम सिस्मिक वेव्स भी कहते हैं। जैसे मुख्य रूप से इसके 3 प्रकार की तरंगे होती है, पी वेव्स, एस वेव्स और सरफेस वेव्स। ठीक है, तो पी वेव सबसे तेज होती है और ठोस होती है और द्रव तथा गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है, इसलिए इसे प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। वहीं पे एस वेव्स को अगर हम देखें तो यह केवल ठोस होती है, ठोस माध्यम से ही चलती है और द्रव में नहीं चल पाती है, इसलिए इसे सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा नुकसान सरफेस वेव्स करती है क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर चलती है और ये किसको डैमेज करती है, बिल्डिंग्स को, हॉस्पिटल्स को, इट मीन्स जितने भी इमारतें हैं जो भी है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। राइट, नाउ वी विल सी द डिसकंटिन्यूटी। तो विभिन्न परतों के बीच कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी पाई जाती है, जैसे हम देख सकते हैं क्रस्ट, मेंटल के बीच में मोहो हो गया, जैसे मेंटल और कोर के बीच में किसकी डिसकंटिन्यूटी हो गई, गुटेनबर्ग की हो गई। अब इनर कोर के बीच में लहमान की हो गई। यही कारण है कि हमें पृथ्वी के अंदर की संरचना के बारे में जानकारी मिल पाई है। ओके, एग्जाम में तो अक्सर पी वेव्स, एस वेव्स और इन डिसकंटिन्यूटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसके नाम जरूर याद रखिए, जैसे हमने करवाया था CMRGL फुल फॉर्म। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ओके, तो पृथ्वी की लिथोस्फीयर प्लेट जो होती है, लिथोस्फीयर सबसे ऊपर वाली, लगातार चलती रहती है और इन्हीं की गति से भूकंप, ज्वालामुखी तथा पर्वतों का निर्माण होता है। जब दो प्लेट, ऑलवेज रिमेंबर, जब दो प्लेट एक दूसरे की ओर बढ़ती है तो उसे कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। यहाँ टक्कर होने के कारण फोल्ड माउंटेन भी बनते हैं, ज्वालामुखी भी बनती है और शक्तिशाली भूकंप बनते हैं। ओके, वहीं जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर होती है तो उसे डाइवर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। और जहां नई भूपट्टी का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, और जब दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर खिसकती है, समांतर एक साथ, तो उसे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य रूप से यह भूकंप आते हैं इससे। नाउ वी विल सी दी ओशियनिक प्लेट्स। ओके, अब ओशियनिक प्लेट
और कॉन्टिनेंटल प्लेट की टक्कर में भारी ओशनिक प्लेट नीचे धंस जाते हैं, जिसे सबकंडक्शन कहते हैं। इसी प्रक्रिया से ज्वालामुखी और गहरी महासागरीय खाइयां बनती हैं, इससे ओशनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट से। जबकि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो होती है उसकी टक्कर से हिमालय और फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। कुल मिलाकर प्लेटों की गति का मुख्य कारण मेंटल में बनने वाली कन्वेक्शनल करंट है। क्या है? कन्वेक्शनल करंट है। सो दैट इज क्लियर। और यही पूरी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का आधार है। बस इतना समझ लो तो इस टॉपिक के ज्यादातर प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। दैट्स इट एंड नथिंग मोर यू हैव टू रीड फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट वी विल सी ये ज्वालामुखी। ज्वालामुखी उससे बनने वाली स्थलाकृतियां का फटाफट रिवीजन करते हैं हम लोग, ठीक है? देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। देखो, लावा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जैसे एसिडिक लावा और बेसिक लावा। तो एसिडिक लावा में सिलिका का मात्रा सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यह गाढ़ा होता है, धीरे धीरे बहता है और इसके विस्फोट काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इट्स वाज टू डिस्ट्रक्टिव। ओके। और वही बेसिक लावा में क्या होता है? सिलिका कम होता है, इसलिए यह पतला होता है, तेजी से बहता है और इसके विस्फोट अपेक्षाकृत कम विनाशकारी होते हैं। ओके। इसी कारण अलग अलग प्रकार की ज्वालामुखियां स्थलाकृतियां बनाती है ना? अलग अलग तरह की बनती है, कोई भाप बन के उड़ जाती है, कोई फ्लैट हो जाते हैं, जम जाते हैं। मेनी टाइप्स ऑफ देयर। अब हम देखते हैं दिस पार्ट वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स में, एक्सक्लूसिव एंड इंट्रूसिव में। अब एक्टिव अभी भी सक्रिय है, उसे हम एक्टिव कहेंगे। और डोरमेंट में क्या होगा? जो लंबे समय से शांत है। डोरमेंट में क्या है? जो लंबे समय से शांत है। और एक्सटेंट में क्या होगा? जो दोबारा सक्रिय होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है। ठीक है। तो ज्वालामुखी क्रिया से बाहर की ओर बहने वाली और या बाहर की ओर बनने वाली स्थलाकृतियों को एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म और पृथ्वी के अंदर मैग्मा के जमने से बनने वाली स्थलाकृतियों को इंट्रूसिव लैंडफॉर्म कहते हैं। राइट। तो इसमें हम लोग देखते हैं बैल्कोलिथ, लैकोलिथ, सेल, डाइक जैसी स्थलाकृतियां बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। विथ इमेज ऑल्सो, डायग्राम भी हमें माइंड में रख के ही चलना पड़ेगा। राइट। तो आप लोग को इसके लिए डायग्राम प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से। नाउ वी मूव ऑन टू स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। व्हाट वी विल सी हियर, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर की बात करते हैं। तो यही वह परत है जहां मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती है। समान लैप्स रेट के अनुसार ऊंचाई बढ़ने पर तापमान लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर की दर से घटता है। ठीक है। इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर होता है, जहां ओजोन लेयर पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। राइट। इसलिए इसे पृथ्वी की सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। गुड। अब आगे मेसोस्फेयर पे आते हैं। अब हम देखते हैं, यस हियर ओनली। तो मेसोस्फेयर में हम देखते हैं जो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो मानी जाती है, और यही अधिकांश उल्का पिंड, ओके, जिसे हम कहते हैं कि टूटता हुआ तारा या उल्का पिंड, ओके, जो जलकर नष्ट हो जाते हैं। इसके ऊपर थर्मोस्फेयर होती है, जहां तापमान बहुत अधिक होता है। और आयन मंडल, जिसे आयनोस्फेयर कहते हैं, वो भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है। ओके, जस्ट कीप रिमेंबर, जो रेडियो संचार जो होते हैं इसमें जो मदद करता है, सबसे बाहरी परत एक्सोस्फेयर, ओके, वो है जो धीरे धीरे आंतरिक में अंतरिक्ष में मिलते जाती है। तो बस दोस्तों, इस बात का याद रखना, जैसे मौसम ट्रोपोस्फेयर में मिलता है, ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, सबसे ठंडी परत मेसोस्फेयर में मिलती है, रेडियो संचार थर्मोस्फेयर में होती है, और सबसे बाहरी परत पे एक्सोस्फेयर। यही एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस पॉइंट कीप रिमेंबर। नाउ वी विल सी द विंड मूवमेंट। दिस सरफेस, हियर इज विंड मूवमेंट। ओके, तो विंड मूवमेंट हम लोग जल्दी से देखते हैं। जैसे कि हवा हमेशा हाई प्रेशर, इट मीन्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाती है। लेट वी सी। तो हवा हमेशा कैसे जाती है? हाई से लो और लो से हाई। जब सूरज की गर्मी से किसी जगह की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो वह नीचे खाली जगह यानी
लो प्रेशर बन जाती है। ओके, इस खाली जगह को भरने के लिए दूसरी तरफ की ठंडी हवा तेजी से दौड़ती है, जिसे हम पवन या विंड कहते हैं। ओके, जितना ज्यादा दबाव में अंतर प्रेशर ग्रेडियंट होगा, हवा उतनी ही तेज आंधी तूफान की तरह चलेगी। इसके साथ ही हमारी पृथ्वी जो गोल गोल घूम रही है, अर्थ रोटेशन कर रही है, उसकी वजह से ये हवाएं एकदम सीधी ना जाकर थोड़ी मुड़ जाती है, जिसे हम कोरियोलिस इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इस इमेज में कि किस तरह से हवा ऊपर से नीचे फ्लो कर रही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड्स की ओर। अब टाइप्स ऑफ क्लाउड्स में क्या हो जाएगा, जब हवाएं के साथ जब नमी ऊपर जाती है तो बनते हैं बादल। ठीक है, अब देखो, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं सीरस क्लाउड, तो सीरस और सीरोस्ट्रेटस जो अक्सर सफेद रेशम जैसे दिखते हैं। इसके बाद आते हैं बीच वाले यानी मिडिल क्लाउड्स, जैसे अल्ट्रोस्ट्रेटस जो पूरे आसमान को एक चादर की तरह ढक देते हैं। और सबसे आखिरी में आते हैं लो क्लाउड्स यानी नीचे वाले बादल जैसे स्ट्रेटस, और सबसे ऊपरी क्यूमुलोनिम्बस। ये क्यूमुलोनिम्बस वही काले घने गरजते हैं जो हमें यहाँ झमाझम भारी बारिश और तूफान लाते हैं। तो अगली बार जब आप आसमान देखें तो इन बादलों को पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। राइट, अब हम देखते हैं ओशनोलॉजी। तो चल जल्दी से हम लोग इससे रिवीजन करते हैं। ओशनोलॉजी क्या होता है? ओशनोलॉजी मतलब महासागर विज्ञान। तो पृथ्वी की लगभग 71% जो सतह होती है वो महासागर इट मीन ओशन से ढकी हुई रहती है। कितना? 71%। तो मुख्य रूप से 4 महासागर है, पैसिफिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्टिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर। एंड अटलांटिक ओशन को कहते हैं अटलांटिक महासागर। इंडियन ओशन को हिंद महासागर। आर्टिक ओशन को आर्कटिक महासागर। तो इसमें पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। ओके, महासागरों में लगातार 3 प्रकार की गतियां होती है। पहली है वेव्स जो लहर होती है, टाइड्स ज्वार भाटा जिसे कहते हैं, ओशन करंट्स जिसे महासागरीय धाराएं भी कहते हैं। राइट, तो टाइड्स ज्वार भाटा जो मुख्य रूप से मून, चंद्रमा और सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आते हैं। ओके, किससे? सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स से, गुरुत्वाकर्षण बल से। वहीं ओशन करंट्स महासागरीय धाराएं समुद्र के अंदर बहने वाली नदियां की तरह काम करती है। तो वार्म करंट्स गर्म धाराएं तापमान बढ़ाती है और कोल्ड करंट्स ठंडी धाराएं तापमान को कम करती है। राइट, तो कुल मिलाकर महासागर क्लाइमेट, जलवायु, रेनफॉल, फिशनरी और ट्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राइट, बस इतना याद रख लो कि वेव्स लहरें, टाइड चंद्रमा का प्रभाव करती है, करंट समुद्र के अंदर बहने वाली धाराएं। ओके, तो ओशियोलॉजी का बेसिक रिवीजन तो चलो पूरा हो चुका है हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का। आई होप तुम लोग को ये समझ में आ गया होगा। राइट, सो अब हम क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में? हम लोग अब दूसरे सब्जेक्ट्स के रिवीजन करेंगे। राइट, तो फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल का पूरा फाइनल रिवीजन हमने कर लिया है। अगर तुम्हें यह पूरा सेशन ध्यान से देखा है तो मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिवीजन हो गए होंगे। ठीक है, अब जरूरत है केवल प्रैक्टिस की एंड रिवीजन की। तो जारी रखने के लिए तुम लोग अपना खुद से कर ही लोगे आई होप। जैसे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खुद पर भरोसा रखो और लगातार मेहनत करते रहो। अगर यही सेशन तुम लोगों के लिए उपयोगी रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगले रिवीजन सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।